हेलो, स्वागत है आप सबों का ट्रिलॉजी क्लासेस में। तो ट्रिलॉजी क्लासेस में आपको मिलेगा क्या? तो ऑनलाइन क्लासेस और साथ में आपको मिलेगा ऑनलाइन लाइव क्लासेस, जिसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा क्या? तो टीचमेंट ऐप, है ना। टीचमेंट ऐप पे आपको लाइव क्लास मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपका जो है क्लासरूम आईडी सेंड किया जाएगा और आपको टाइमिंग बता दिया जाएगा। उस टाइम में आके आप हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो टीचमेंट ऐप पे, ठीक है। और साथ में, हाँ भाई, साथ में टेलीग्राम चैनल जरूर डाउनलोड कर लो, उसको इंस्टॉल कर लो। क्यों? तो टेलीग्राम जस्ट लाइक व्हाट्सएप होता है, लेकिन व्हाट्सएप में सिर्फ 256 या 257 मेंबर्स ऐड हो सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम में आपका 2 लाख मेंबर हो सकता है। तो टेलीग्राम में सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आपको बस करना क्या है, हमारे ट्रिलॉजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना है यूट्यूब पे, ठीक है। और साथ ही साथ एक और मेहरबानी कर देना यार, क्या? तो भाई अपने थोड़ा लाइक भी कर देना, है ना, थोड़ा कमेंट भी कर देना और थोड़ा शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ, है कि नहीं? कर दोगे ना? हाँ यार, ग्रो करने में हेल्प करो यार। अगर अच्छा लग रहा है क्लासेस तो कर सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो यार, क्यों नहीं कर सकते? कर ही सकते हो, है ना। तो उसके बाद कर लोगे टीचमेंट ऐप डाउनलोड। टीचमेंट ऐप, टीचमेंट ऐप दिख रहा है ना, नीचे आ रहा है ना टीचमेंट ऐप, हाँ, उसको डाउनलोड कर लोगे और उसको ज्वाइन कर लोगे ट्रिलॉजी क्लासेस को। और यहाँ पे आपको मेरी तरफ से क्लासरूम आईडी मिलेगा और उस पर सारा वीडियो अरेंज्ड मिलेगा, आपको टॉपिक वाइज अरेंज्ड मिलेगा। और साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लोगे अगर मन करे, नहीं तो वैसे टीचमेंट ऐप पे सारा चीज़ अवेलेबल मिलेगा आपको, है ना। पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, वीडियोज लेक्चर भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे और लाइव क्लास भी मिलेगा। बस हो गया ना काम खत्म, हो गया ना आपका प्रॉब्लम सॉल्व। एक ऐप पे सारा चीज़ मिल रहा है, बस हो गया। प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे कोई टीचमेंट ऐप से कोई मतलब, बस अच्छा लगा, इसका इंटरैक्टिव होता है और मज़ा आता है पढ़ने में। ऑनलाइन एक्सपीरियंस लेके देखो एक बार लाइव का, फिर मज़ा आएगा, ठीक है। तो क्लास 11th वाले, कैसा लग रहा है पढ़ने में? अच्छा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा है? अब थोड़ा सा भारी हो रहा है ना सब कुछ, है ना। क्या 10th में क्या था, कितना आसान था, सब चीज़ मज़े से ज़िंदगी कट रही थी यार, छोटे छोटे बुक थे, 1-2 चैप्टर का था, कितना अच्छा लग रहा था पढ़ने में ना। अब ये साइंस पूरा अलग हो गया, साइंस हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। कोई भाई साहब बायोलॉजी लेके साइड निकल लिए, फिजिक्स तो खैर पढ़ना तो पड़ेगा, कोई मैथ्स लेके अलग निकल दिए और फिजिक्स केमिस्ट्री को एक साथ कर दिए, है कि नहीं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो चाहे मैथ लो चाहे बायोलॉजी लो, पढ़ना तो पड़ेगा, है कि नहीं। तो फिजिक्स में जो है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अच्छे नंबरों से पास होगे, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि आपको समझाना मेरा काम है और इसको कैसे इंटरटेनमेंट के साथ समझाना वो भी मेरी जिम्मेदारी है। आपको बस पढ़ाई लिखाई बोरिंग नहीं लगना चाहिए। तो बस इसके लिए ट्रिलॉजी क्लासेस को ज्वाइन कर लो, ठीक है। जितना जल्दी ज्वाइन कर लोगे उतना मजा आएगा। और अगर आपको प्रूफ चाहिए ना, तो पिछले लेक्चर जाकर देखो यार, मजा आ रहा है ना। बच्चे पसंद कर रहे हैं काफ़ी, और आपको भी आएगा पसंद, ठीक है। और अगर पुराने वाले होंगे तो आपको पता होगा ही, है ना। तो बस सिंपल सा है कि आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 के साथ। तो 11th फिजिक्स का चैप्टर 3 एनसीईआरटी बुक है आपके पास, उसको खोलो, देखो उसमें क्या है। चैप्टर 3 क्या है, देखो खोल के। अरे यार निकालो, बुक तो निकालो यार, क्या तुम लोग मतलब बुक तो निकाल के बैठो एनसीईआरटी का। हाँ, टेक्स्ट बुक है वो आपका, हाँ, खोलो उसको। चैप्टर 3 निकालो जल्दी से, देखो क्या है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है ना। उसी को हिंदी में कहते हैं सरल रेखा में गति, है ना। अब ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में मोशन मतलब होता है गति और स्ट्रेट लाइन मतलब होता है सीधी रेखा। जब सीधी रेखा में गति हो तो उसको कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कितना आसान है समझना, है कि नहीं। तो जब गति सीधी रेखा में हो, आई बात समझ में। तो अब इसमें क्या है, ये एक पार्ट है आपका क्या, काइनेमेटिक्स का, है ना, जिसको मैकेनिक्स भी आप कह सकते हो। आई बात समझ में। अब मैं क्या क्या बोल रहा हूं, क्या क्या बक रहा हूं, इस पे ध्यान नहीं देना, सिंपल आपको इस चैप्टर पे होल्ड करके रहना है। तो अब इसके लिए समझना इंपॉर्टेंट क्या है, पता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं संदर्भ विन्यास सिद्धांत। संदर्भ विन्यास सिद्धांत, हिंदी थोड़ी अच्छी लैंग्वेज है यार, मस्ती है, मजा है, पढ़ो हिंदी, ठीक है।
हिंदी हमारी मातृभाषा है ना। बी प्राउड टू बी एन इंडियन, ठीक है। लेकिन हाँ, इंग्लिश साथ में ही पढ़ लो यार, आगे आने वाले ग्रेजुएशन में थोड़ा सा काम आ जाएगा। बुक्स बहुत हिंदी में कम अवेलेबल है, तो वहाँ पे थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगा, है ना। कोई फिजिक्स से चले गए ग्रेजुएशन करने, तो समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, समझ रहे हैं ना, समझो, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब संदर्भ विन्यास सिद्धांत को देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक चलती हुई बस के लिए, अगर आप खड़े हो, आप एक चलती हुई बस को देख रहे हो, तो उस चलते हुए बस में बैठे हुए आदमी के लिए आप रेस्ट में हो, लेकिन आपके लिए वो बस में बैठा हुआ आदमी मोशन में है। किस में है? मोशन में है कि नहीं। और तो इसलिए क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब आपके संदर्भ में वो बस में बैठा व्यक्ति गति में है, ठीक है, और जो बस में बैठा व्यक्ति है उसके लिए आप स्थिर हो, है ना, रेस्ट में हो, है कि नहीं। तो इसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, कि किस फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो गमला है वो ओरिजिन है, उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देख लो सब कुछ, XYZ कोऑर्डिनेट्स है ना। तो इसी को और डिटेल से पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में, है ना। अरे मजा आएगा, टेंशन मत लो, सब समझाऊंगा यार, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग क्या नेक्स्ट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये क्या हो गया, पहली बार सुन रहे हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ भाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नाम सुना, देखो तो स्क्रीन पे। इसी को हिंदी में कहते हैं कार्तीय निर्देशांक। क्या कहते हैं इसको? कार्तीय निर्देशांक, है ना। हिंदी मजेदार है ना, मजेदार। कार्तिक निर्देशांक कभी सुना था इससे पहले, अब सुनोगे। इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि XYZ कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, और उस कोऑर्डिनेट के रेफरेंस में कैसे चीजों को मेजर किया था। आप गूगल मैप यूज करते हो इधर उधर जाने के लिए, पता ढूंढने के लिए, वो क्या है, उसी कोऑर्डिनेट पे बेस्ड है। कोऑर्डिनेट वहां लिखा आता है, बहुत जगह देखोगे पते में लिखा हुआ है कि ये जो स्थान है ये इतने कोऑर्डिनेट पे, इतना नॉर्थ, इतना साउथ, इतना ईस्ट, इतना वेस्ट। तो ये सब कोऑर्डिनेट सिस्टम का कमाल है। अभी तो पढ़ोगे फिजिक्स और मजा आएगा अभी, है ना। तो एक बार जब हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ जाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने, मतलब गति के प्रकार। और गति को दो भागों में, मतलब जनरली आप जो पढ़ने वाले हो वो दो भागों में बांटा गया है अभी फिलहाल। जो कि पहला भाग है आपका क्या, लीनियर मोशन। लीनियर मतलब सीधी, हाँ लीनियर, टफ वर्ड नहीं है लीनियर, डिक्शनरी में ढूंढोगे इसका मतलब है सीधा, लीनियर लाइन में, लीनियर में लाइन है ना, लाइन आ रहा है, लाइन मतलब सीधा। तो सीधा रेखा में जब गति होता है तो उसको लीनियर मोशन कहते हैं। हाँ, लीनियर मोशन कब, जब एक स्ट्रेट सीधे रोड पे, सीधा रोड एकदम, उस पे साइकिल चलाए कभी, हाँ वो लीनियर मोशन हो गया। बाइक चलाए हो, लीनियर मोशन हो गया। कार से जाते हो, लीनियर मोशन हो गया। बस से जाते हो, लीनियर मोशन हो गया। वहीं जब कभी कंपटीशन हुआ है स्कूल में, हाँ दौड़ने का कंपटीशन, उसमें देखते हो किस तरह से सीधा रेखा बना होता है, उसके बीच तुमको दौड़ के फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज जितना होता तो प्राइज मिलता है। दौड़े हो बचपन में कभी? तो वो जो क्या होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में दौड़ता है कि नहीं। 100 मीटर का रेस, 200 मीटर का रेस, 200 मीटर रेस, 100 मीटर रेस दौड़े हो ना कभी? हाँ, तो वो क्या है, वो मोशन इन ना स्ट्रेट लाइन है, लीनियर मोशन है। आई बात समझ में? उसके बाद अगर आप देखोगे क्या, फ्री फॉल, कभी कोई बिल्डिंग पे चढ़ के कभी बॉल, भारी वाला बॉल, हल्का मत बॉल, हवा आएगा तो इधर चला जाएगा। इसलिए क्या करोगे, थोड़ा सा हैवी बॉल ले लोगे, भारी भरकम बॉल, उसको बिल्डिंग पे चढ़ के नीचे गिराओगे तो वो क्या होता है, नीचे गिर जाता है, एकदम सीधा नीचे गिरता है ना। तो किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। और ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी होता है। गुरुत्व के कारण जो होता है त्वरण कितना होता है, उसका वैल्यू जी का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के से वो क्या एक्सेलरेट करता है ना, त्वरित होता है। किधर? जमीन की ओर, धरती की ओर, है ना। तो वो बिल्डिंग से जो धरती पे गिरता है वो भी क्या है, हाँ लीनियर मोशन है, सीधी रेखा में गति। आई बात समझ में? तो सीधी रेखा में गति का यही सब एग्जाम्पल है, और क्या, बस सिंपल सा है। और दूसरा क्या है एग्जाम्पल, दूसरा आपका मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। हाँ भाई, वृत्तीय गति मतलब सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन मतलब क्या, तो सैटेलाइट कभी देखे हो, शाम में छत पे बैठ के मस्त सो के, कभी मैदान में सो के, कभी देखे हो एक
तारा टाइप से चमचमाता हुआ तारा टाइप से घूमता रहता है, तुमको लगता है कि अरे तारा टहलने के लिए नहीं निकलता है ना, तारा अपनी जगह पे है, स्टार अपनी जगह पे है। वो जो चलता हुआ तारा दिखता है ना, उसी को सैटेलाइट कहते हैं। बचपन में देखे होगे, कभी रात में कभी देखना। वही सैटेलाइट जो होता है ना, वो क्या करता है, धरती का चक्कर काटता है। और धरती का चक्कर जो काटता है वो किस मोशन में होता है, वो तो सर्कुलर पाथ में कवर करता है। वो क्या एग्जाम्पल, सर्कुलर मोशन का है कि नहीं। आई बात समझ में। देखना, नहीं देखे हो तो आज देख लेना, ठीक है, एक बार ट्राई करना देख के, ठीक है। गलती से धूमकेतु मत देख लेना ऐसे करके, लीनियर मोशन वाला, है ना। क्या देखोगे, वो चलता हुआ तारा इधर ऐसे ऐसे चल रहा है, तुमको लगा आसमान में क्या चल रहा, तारा नहीं चल रहा, वो सैटेलाइट होता है। उसी के कारण तो सिग्नल मिलता है मोबाइल में, टीवी देखते हो, सब कुछ मिलता है ना। 4G जनरेशन 5G जनरेशन में हो यार, इतना भी तो समझ में आना चाहिए, है कि नहीं। और कभी ऐसा क्या, कभी कुछ ईटा पत्थर बांध के ऐसे रस्सी में घुमाए हो, कभी ऐसे करके घुमाए हो कभी, वो भी मोशन क्या है, मत करना ये सब, बगल वाले की चोट लग जाएगा। तो वो भी मोशन क्या है, ऐसे पकड़ के घुमाते हो, हाँ उस तरह, उसी तरह से क्या है वो मोशन, वो भी सर्कुलर मोशन है, हाँ, है ना। आई बात समझ में। और कभी देखे हो गांव में क्या, वो जो बैल को पहले जमाने में घुमाते थे, बीच में वो खुट्टा डाल देते थे, उसको रस्सी से बांध देते थे और वो चारों तरफ घूमते रहता था इस तरह से। उसको हम लोग कहते हैं हिंदी में दौनी करना, अब आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं, हाँ वही दौनी करना कहते हैं। तो वो भी क्या एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है कि नहीं। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, सर्कुलर मोशन के, ठीक है। तो बेसिकली जो है इस चैप्टर में आप लीनियर मोशन मतलब रैखिक गति और सर्कुलर मोशन मतलब वृत्तीय गति के बारे में पढ़ोगे। अब ये जो मोशन है ना, इसको एक दूसरे प्रकार से विभाजित किया गया, मतलब अलग तरीके से, जिसमें आता है क्या, मोशन इन 1 डायमेंशन मतलब एक विमीय में गति, ठीक है। फिर दूसरा आता है आपका मोशन इन 2 डायमेंशन मतलब 2 विमीय में गति, और एक तीसरा आता है आपका मोशन इन 3 डायमेंशन 3 विमीय में गति। अब मैं ये क्या बोल रहा हूं, इसको भी तो समझना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो ये जो मोशन इन 1 डायमेंशन मैंने बोला ना, एक विमीय में गति, तो ये हो गया कि एक सीधी रेखा में, मतलब एक कोऑर्डिनेट, एक एक्स कोऑर्डिनेट में, एक एक्स एक्सिस पे, है ना, ठीक है। अब यही जब 2 कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स और वाई, तो क्या हो जाएगा, समतल प्लेन हो जाएगा, है ना। एक प्लेन में गति जो होगा, है कि नहीं। तो गति जब क्या इधर उधर दौड़ते हो तो हमेशा सीधा थोड़ी जाते हो यार, बाइक सीधी हमेशा थोड़ी चलाते हो, कभी इधर जाते हो कभी उधर जाते हो, कभी इधर चले दिए कभी उधर चले गए। तो जब प्लेन पे आ जाए मोशन, ठीक है, जिसमें हम लोग बाध्य नहीं हो सीधा जाने के लिए, ऐसे नहीं कि हमेशा रास्ता सीधा थोड़ी होता है यार, नदी भी तो आता है, गड्ढे भी तो आते हैं, बचना तो है ना गड्ढे से। तो समतल प्लेन, इधर उधर प्लेन में जाओगे ना, तो जब मोशन 2 डायमेंशन में आ जाए, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, तो उसको मोशन इन 2 डायमेंशन कहते हैं, है ना, मतलब 2 विमीय में गति कहते हैं, ठीक है। और जो तीसरा एग्जांपल होता है ना, मोशन इन 3 डायमेंशन मतलब 3 विमीय में गति, वो क्या होता है, जैसे कि चिड़िया देखा है, आकाश में उड़ते हुए चिड़िया को कैसे उड़ता है, वो इधर उधर उड़ते रहता है ना, वो जमीन पे रहता है, हवा में उड़ता है। तो उसमें तीनों कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होते हैं, उसमें 3 मोशन 3 डायमेंशन मोशन कहते हैं उसको, है कि नहीं। और उसमें देखना चिड़िया उड़ता है तो कभी उधर चला जाता है कभी उधर चला जाता है। और उससे भी मजेदार एग्जांपल, हाँ पतंग उड़ाया कभी बचपन में, हाँ पतंग। तो वो जो पतंग उड़ाते हुए ना, जब हवा चलता है तो क्या पतंग इधर चले जाता है फिर इधर चले जाता है, तो वो भी क्या है, मोशन इन 3 डायमेंशन मतलब 3 कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होता है। आई बात समझ में। तो यही सब एग्जांपल है आपका, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आने वाले क्लासेस में, ठीक है। अब एक बार जब ये सब कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद हम लोग आएंगे क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझने के लिए, दूरी और विस्थापन क्या होता है। पहले अभी तक तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सबको एक ही मान रहे होगे, है कि नहीं, लेकिन अब आ गए हो भैया, और हाँ बहन जी आप भी 11th में, तो इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लो। अब चीज़ों को थोड़ा सा अच्छी बारीकी तरह से देखना, बारीक तरीके से देखना पड़ेगा, है ना। अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है, दूरी और विस्थापन में अंतर होता है। डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होता है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट में है
डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना आपका विस्थापन, ये एक सदिश राशि है, इसमें मैग्नीट्यूड परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, मतलब दिशा भी होती है। ठीक है, दिमाग में सेट कर लो, आई बात समझ में। तो जब एक निश्चित दिशा हो, एकदम सीधी रेखा, ठीक है, अगर दो बिंदु लेते हो, 2 पॉइंट लेते हो, 2 पॉइंट के बीच में तुम डिस्टेंस किसी भी तरह से जा सकते हो, है ना, इधर से चले गए लेफ्ट राइट, किधर किधर से भी चले जाओगे, तो वो टोटल जो पाथ कवर कर रहे हो ना वो डिस्टेंस हो गया। लेकिन जो उस बिंदु से लेके उस बिंदु तक जो सीधी रेखा है ना वो न्यूनतम दूरी है, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कहते हैं। दिमाग में सेट हुआ, याद कर लो, जो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है ना उसी को डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कहते हैं। सीरियस नहीं हो, सीरियसली नहीं, मतलब यार आराम से समझ लो यार। हाँ ठीक है, ज्यादा हो गया ना, अरे ठीक है, रिलैक्स करो, आराम से समझो, आ जाएगा समझ में। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसी में देखेंगे कि सर्कुलर ट्रैक पे जो मोशन होता है उस सर्कुलर ट्रैक में किस तरह से डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस तो कुछ कवर कर ही पाते हो, मतलब विस्थापन जीरो हो जाता है ना। तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, मतलब वो कुछ ना कुछ 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर कुछ होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, ये कभी जीरो भी हो सकता है, ये कभी माइनस भी हो सकता है, और ये कभी प्लस भी हो सकता है। तो ये जीरो, निगेटिव, पॉजिटिव सब हो सकता है, यही तो है, इसी को तो समझना है। अब इसी को समझने के लिए आने वाले क्लासेस को तो देखो, एक एक टॉपिक समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो ट्रिलॉजी क्लासेस को। अब एक बार जब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क समझ जाओगे ना, दूरी और विस्थापन का, उसके बाद हम लोग चलेंगे समझने स्पीड और वेलोसिटी में अंतर। हाँ, स्पीड और वेलोसिटी का भी अंतर होता है। सेम जिस तरह से डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, सेम उसी तरह से स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और जिस तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, उस तरह से वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है। तो स्पीड क्या है आपका, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या है आपका, सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड में जो होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, मतलब इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। और वहीं अगर वेलोसिटी होता है ना तो उसमें क्या होता है आपका, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, मतलब परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है ना। तो इसलिए अभी हम लोग जोर देने वाले हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पे, और इसलिए एक क्लास आपका पूरा वेक्टर क्वांटिटी समझाएंगे, जिसमें आपको कैसे वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कैसे होता है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्यों पढ़ना पड़ता है, फिर वेक्टर में आपको डिफरेंट तरह से बताया जाएगा कि ये मतलब और सब भी थे, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ है। तो ये सब चीज एक एक करके देखेंगे। तो एक पूरा क्लास वेक्टर पे बेस्ड है, किस तरह से रिजोल्यूशन करते हैं, वेक्टर कंपोनेंट को तोड़ते हैं। ठीक है, तो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, और एक बार जब ये स्पीड और वेलोसिटी, मतलब और इसको हिंदी में, स्पीड को हिंदी में कहते हैं गति और वेलोसिटी को वेग। ये चीज तो बताना भूल ही कहते हैं यार, हिंदी मीडियम सोच रहा होगा। स्पीड मतलब गति और वेलोसिटी मतलब वेग। आई बात समझ में? हाँ, और एक बार जब ये गति और वेग का अंतर समझ में आ जाएगा तो फिर हम लोग पढ़ेंगे एवरेज स्पीड मतलब औसत गति, और एवरेज वेलोसिटी औसत चाल, और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, ठीक है। इसके लिए अब जब आपको जरूरत पड़ेगा थोड़ा सा कैलकुलस का, कैलकुलस मतलब मैथमेटिकल पार्ट। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स जो है क्या है, फिजिक्स क्या है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स है, याद रखना। मैथमेटिक्स रॉ चीज है, लेकिन फिजिक्स लैंग्वेज है मैथमेटिक्स का। हाँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, अजीब सी बातें है ना। मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है फिजिक्स, तो आपको कोई भी चीज समझाना होगा ना तो वो हम मैथमेटिकल फॉर्मूला में आपको समझाएंगे फिजिक्स में, इसलिए F=ma समझा देते हैं कैलकुलेट करने के लिए। अंदाजा थोड़ी मारोगे यार, एक फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग, है ना। तो इसी में आप लोग देखोगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और इंटीग्रेट करना कैसे होता है, उसमें कुछ क्या क्या फॉर्मूला आप यूज करोगे, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, और एक बार जब ये एवरेज स्पीड, एवरेज इंस्टेंटेनियस का पता चल जाएगा, फिर हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद प्योरली हम लोग वेक्टर में चले जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, वेलोसिटी मतलब वेग, और एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, इन चीजों पे पूरी तरह से फोकस कर देंगे, है ना। और इसी चीज पे फोकस करके आपको मिलेगा क्या क्या
तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब एक समान त्वरित गति का नियम जो कि 3 होता है, जो आप बचपन में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन इसको हम लोग क्लास 11th में कैलकुलस मेथड से डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, है कि नहीं? हाँ, यही 3 इक्वेशन याद कर लो, पढ़े थे कभी 9th में। हाँ, इसको अब कैलकुलस मेथड से कैसे करना है इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? और एक बार जब ये चीज समझ में आ जाएगा ना, तो फिर यही इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग कहां ले आएंगे? ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर, मतलब ग्रेविटेशन के अंदर, मतलब गुरुत्वाकर्षण के अंदर। ठीक है, जिसमें आपका ये जो A है ना, ये रिप्लेस हो जाएगा आपका G से। G क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? गुरुत्व के कारण जो त्वरण होता है उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई भी वस्तु को धरती जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से खींचती है नीचे ना। जितना ऊपर जाओगे, जितना ऊपर से नीचे कोई चीज गिरता है उतना ज्यादा जोर से चोट लगता है ना। तो इसलिए क्या उसमें एक्सेलरेशन होता है, उसमें त्वरण होता है। और ये त्वरण क्या है? जी से रिलेटेड है। जहां जहां उस इक्वेशन में ए है ना, वहां पे डाल दोगे जी। ठीक है, क्या डाल दोगे? जी। तो इसलिए जब एक हाइट से, एक बिल्डिंग से आप बॉल को नीचे फेंकोगे तो आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगा। क्या? v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एस, है कि नहीं? अब यही मोशन, यही बॉल अगर नीचे बिल्डिंग से ना फेंक के अगर ऊपर की ओर फेंकोगे तो बस एक जगह माइनस जी पुट कर दोगे, है ना। तो जब एक चीज याद रखना, और हाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब ऊपर से कोई चीज छोड़ते हो ना तो u का वैल्यू 0 हो जाता है। इसलिए जो पहला वाला इक्वेशन होगा ना उसमें u का सारा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसलिए इक्वेशन रिड्यूस होके हो जाएगा v इक्वल टू जी टी, है कि नहीं, s इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 2gs। ठीक है ना, मजेदार। अब इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। और जब ऊपर फेंकते हो ना, जब ऊपर फेंकोगे तो क्या हो जाएगा? बस माइनस लगा दो सब में यार, हो गया ना। v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इक्वल टू यू टी माइनस जी टी हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। ठीक है, और एक बार ये सारे चीजों को आप देख लोगे ना, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, सापेक्ष वेग के बारे में, सापेक्ष वेग के बारे में। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? ट्रेन पे कभी चढ़े हो? ट्रेन पे क्या होता है, कभी कभी लगता है तुम्हारा ट्रेन रुका हुआ है, ठीक है, लेकिन कभी कभी दूसरा सामने बगल में तुम्हारा ट्रेन कोई चल रही होती है तो तुमको लगता है कि तुम्हारा ट्रेन चल रहा है ना। कभी कभी तुम्हारा ट्रेन चल रहा होता है और दूसरा ट्रेन रुका होता है, तुमको लगता है दूसरा ट्रेन रुका हुआ है। तो ऐसा कभी फील किए हो? और कभी बाइक पे एक साथ 2 दोस्त हो, बाइक एक ही वेलोसिटी से चला रहे हो, तो दोनों क्या लग रहा है? एक दूसरे के साथ क्या रुके हुए, लेकिन तीसरा आदमी कोई देख रहा है रोड पर से, तो क्या दिख रहा है उसको? कि दोनों एक समान गति में हो। यही तो होता है रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। इसी रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग क्या देखेंगे, जब बारिश का मौसम होता है तो कभी बारिश 30 डिग्री पे आती है तो छाता को ऐसे मोड़ लेते हो, कभी 60 डिग्री पे छाता को ऐसे मोड़ लेते हो। तो ये सब रिलेटिव वेलोसिटी में आता है। अम्ब्रेला छाता का प्रॉब्लम, रेन और अम्ब्रेला का प्रॉब्लम, इसको और डिटेल में समझेंगे रिलेटिव वेलोसिटी में, सापेक्ष वेग में। और एक बार आपको रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पता चल गया, सापेक्ष वेग के बारे में पता चल गया, फिर आएंगे हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के और सर्कुलर मोशन के बारे में, जिसमें आप देखोगे किस तरह से वो जो गोला घुमाते हो उसमें क्या होता है। ठीक है, गोला में क्या कैसे उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है। तो ये सारी चीजों को हम लोग चैप्टर 3 में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अगर मजेदार लेक्चर को देखना है तो हमारे ट्रिलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और हाँ लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में आप
अगर लाइव क्लास चाहते हैं तो टीचमेंट ऐप को डाउनलोड करें और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो यार, और फिर पढ़ो मजे में जो जितना पढ़ना है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही हो गया ना, सर दुख गया ना, बस इतने में यार। अभी तो बहुत लंबा समय है, इसलिए तो छोटा छोटा लेक्चर बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो इसी तरह से क्या है ना, आने वाले क्लासेस में आप एक एक वीडियो को देखते चलोगे, सारा चीज़ आसान है यार, अच्छे से समझ में आएगा सारा चीज़। ठीक है, बस हौसला बुलंद रखो। ठीक है, सक्सेस तो मिलेगा, मेहनत करो बस, है ना। इस 2 साल में जितना मेहनत करना है कर लो यार, एकदम जान लगा दो, जान, है कि नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं सोचना है अभी। 2 साल पढ़ लिया, जिंदगी बदल जाएगी, याद रखना। ठीक है ना, सक्सेस। ठीक है, मेहनत करने वालों के लिए सक्सेस जो है, सक्सेस बहुत आसान होता है, याद कर लो, मेहनत कर लो भाई साहब। हाँ ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे वीडियो लेक्चर के साथ। चलिए बाय।